एयर असेसमेंट सुना तो होगा ही। ये शिक्षा में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, पर अक्सर इसे गलत समझा जाता है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। अच्छा, शिक्षा में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिससे हम सब वाकिफ हैं, और वो है फीडबैक गैप। मतलब हम सबको पता है कि सीखने और ग्रो करने के लिए फीडबैक कितना ज़रूरी है, लेकिन सच तो ये है कि स्टूडेंट्स को ये उतना मिलता ही नहीं है। और जब ये आंकड़ा सामने आता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, 2016 तक अमेरिका के मेडिकल स्कूलों में जितने भी असेसमेंट हुए, उनमें से सिर्फ 1.9% पीयर असेसमेंट थे। हाँ, सही सुना, सिर्फ 1.9%। ये दिखाता है कि इतने पावरफुल टूल का इस्तेमाल हम कितना कम कर रहे हैं। तो फीडबैक गैप को भरने के लिए पीयर असेसमेंट एक सीधा साधा बड़ा आसान सा जवाब लगता है ना? पर ठहरिए, क्योंकि जैसा अक्सर होता है, जो चीजें ऊपर से सिंपल दिखती हैं वो असल में काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। और इसके फायदे, अरे वो तो वाकई कमाल के हैं। ये सिर्फ ज्यादा फीडबैक देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क और कम्युनिकेशन जैसी रियल वर्ल्ड स्किल्स डेवलप करने के बारे में है। रिसर्च तो यहां तक कहती है कि जो स्टूडेंट्स पेयर असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आगे चलकर अपने करियर में भी ज्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक लेकिन है। कुछ जायज डर भी जुड़े हैं इससे। जैसे, क्या स्टूडेंट्स इमोशनल होकर जजमेंट देंगे? क्या उन्हें स्टैंडर्ड्स का ठीक से पता भी है? या कहीं वो इसे बस एक और होमवर्क समझकर चलता कर देंगे? बस यही वो डर हैं जो हमें इसे पूरी तरह अपनाने से रोकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पीयर असेसमेंट का आइडिया ही अधूरा है, एक फ्लॉड हीरो की तरह, या फिर कोई तरीका है जिससे इसे सही से काम में लाया जा सकता है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसे काम में लाने के लिए जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है, वो है सही माहौल बनाना। एक ऐसी कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पीयर असेसमेंट सच में फल फूल सके। अब ये जो फ्रेमवर्क दिख रहा है, ये टीयू डबलिन का है। हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इसका मैसेज बहुत सीधा है। ये हमें बताता है कि एक कामयाब पीयर असेसमेंट का मतलब सिर्फ एक दूसरे का काम चेक करना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी वेल थॉट आउट प्रोसेस है जिसके कई हिस्से होते हैं, और ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। तो ये सही माहौल आखिर दिखता कैसा है? सोचिए, ये एक मजबूत इमारत है जो 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, विश्वास, ताकि स्टूडेंट्स बिना डरे ऑनेस्ट फीडबैक दे पाएं। दूसरा, पारदर्शिता, ताकि सबको नियम कायदे साफ साफ पता हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, ट्रेनिंग। और देखिए, ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देना नहीं है। ये तो एक स्किल सिखाने जैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को वायलिन बजाना सिखाना। स्टूडेंट्स को ये सिखाना पड़ता है कि क्राइटेरिया क्या है, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन फोकस्ड फीडबैक कैसे देते हैं, और सबसे मुश्किल, मिले हुए फीडबैक को पर्सनली लिए बिना कैसे एक्सेप्ट करते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद ज्यादा सोचा नहीं जाता। वो है खुद काम, यानी टास्क। जी हाँ, जिस काम का असेसमेंट हो रहा है उसकी बनावट भी नतीजों पर बहुत बड़ा असर डालती है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है डिक्टेशन जैसा आसान काम, बिल्कुल सीधा साधा। फिर आता है ओरल इमिटेशन, जो थोड़ा सा मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी का है। और फिर आता है सबसे मुश्किल, जैसे कि एक निबंध लिखना, जिसमें बहुत सारी अलग अलग स्किल्स एक साथ जज होती हैं। तो यहाँ एक मजेदार सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, जैसे निबंध लिखना। तो क्या ज्यादा रिव्यूअर्स होने से असेसमेंट बेहतर होगा? कॉमन सेंस तो यही कहता है ना? पर इसका जवाब आपको चौंका सकता है। ये चार्ट देखिए, ये दिखा रहा है रिलायबिलिटी, मतलब रिव्यूअर्स एक दूसरे की बात से कितना सहमत हैं। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स टास्क में जैसे जैसे रिव्यूअर्स की संख्या बढ़ती है, ये ग्राफ भी ऊपर जाता है। मतलब 8-9 रिव्यूअर्स तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग एक ही बात कहने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। ये दूसरा चार्ट वैलिडिटी दिखा रहा है, मतलब स्टूडेंट्स का असेसमेंट किसी एक्सपर्ट के असेसमेंट से कितना मिलता जुलता है। और यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। उन्हीं कॉम्प्लेक्स कामों के लिए जैसे जैसे रिव्यूअर्स बढ़ते हैं, वैलिडिटी असल में कम हो जाती है। मतलब वो आपस में तो सहमत हैं, पर एक्सपर्ट से दूर होते जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स काम में ज्यादा रिव्यूअर्स होने से ग्रुप थिंक जैसी स्थिति बन जाती है। वो एक दूसरे से सहमत होने लगते हैं, पर एक्सपर्ट के नजरिए से भटक जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है?
शायद इसलिए कि जब स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा काम का बोझ होता है तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर की गलतियों पर ध्यान देते हैं जो आसानी से दिख जाती हैं, और वो गहरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को मिस कर जाते हैं जिन्हें सिर्फ एक एक्सपर्ट ही पकड़ सकता है। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? फीडबैक के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। बात ये नहीं है कि पेयर असेसमेंट काम करता है या नहीं करता, बात ये है कि हम उससे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो टेक अवे क्या है? 2 सीधी सीधी बातें याद रखनी है। पहला, सही माहौल बनाना है जिसमें विश्वास, पारदर्शिता और अच्छी ट्रेनिंग हो, और दूसरा, टास्क को सही से डिजाइन करना है। कॉम्प्लेक्स कामों के लिए ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। असल में 3 से 4 रिव्यूअर्स का ग्रुप वैलिडिटी के लिए सबसे अच्छा काम करता है। और जब ये दोनों पिलर्स अपनी जगह पर सही से खड़े होते हैं तो पेयर असेसमेंट का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ टीचर्स का काम हल्का करने का शॉर्टकट नहीं रह जाता, बल्कि ये सीखने का एक पावरफुल इंजन बन जाता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अक्सर एजुकेशन को एक तरफा रास्ता समझते हैं, टीचर से स्टूडेंट की तरफ। लेकिन सोचिए, अगर असली मकसद स्टूडेंट्स में जजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, तो क्या उन्हें फीडबैक देने की प्रोसेस का एक एक्टिव हिस्सा बनाना ही सबसे अच्छा तरीका नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।